बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप देख लो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंग्लिश और बायोलॉजी को किस तरह से करना है। वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले कुछ मिनट में बात करूंगा कि आपने बायोलॉजी किस तरह से करनी है और बाद में बात करूंगा कि आपने इंग्लिश किस तरह से करनी है। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन भी पोस्ट करूँगा जिसका आपने आंसर करना है और वो आपने कमेंट में आंसर बताना है। तो वीडियो शुरू करता हूँ। बायोलॉजी के लिए आपके 3 चैप्टर हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और रिप्रोडक्शन वाला। आसान आएंगे एमसीक्यूज, थोड़े से कंसेप्चुअल आ सकते हैं। और कंसेप्चुअल किस तरह से आएंगे? वो ग्लोसरी से आ सकते हैं, वो समरी से आ सकते हैं, वो और किधर से आ सकते हैं, वो जो आप डायग्राम देखते हो, डायग्राम आ सकती है कोई, जैसे नेफ्रॉन है, सॉरी नेफ्रॉन तो नहीं है, जैसे मसल है, मसल में मुख्तलिफ बैंड हैं, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन। आपने जो टेक्स्ट में पढ़ा है वो तो आपने सिंपल पढ़ा है, लेकिन वो डायग्राम दे सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कौन सा बैंड है ए बैंड, कौन सा आई बैंड है। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कौन सा थिक फिलामेंट है, कौन सा थिन फिलामेंट है, उसका डायमीटर वगैरह पूछ सकते हैं। और मसल में उसके बाद जो कंट्रैक्टाइल मॉडल है वो पूछ सकते हैं। मतलब कि अगर आपने बुक रीडिंग अच्छे से की है, आपने पंजाब की बुक पढ़ी है, आपने फेडरल की बुक पढ़ी है, तो बायोलॉजी का पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। डिफ़िकल्ट क्यों होता है मोस्ट स्टूडेंट को? क्योंकि उन्होंने फेडरल नहीं पढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये चैप्टर लंबा है, इसमें से एमसीक्यूज भी ज़्यादा आएंगे और इसका मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ और अभी तो वैसे टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, आप पंजाब की टेक्स्ट बुक पढ़ो, फेडरल की पढ़ो, इसकी भी डायग्राम देखो, न्यूरॉन वगैरह, और डायग्राम के नीचे जो लाइंस लिखी होती हैं वो आप पढ़ो, तो ये बायोलॉजी भी आपकी क्लियर हो जाएगी। इस तरह रिप्रोडक्शन है, उधर भी जो डायग्राम है उसके नीचे लाइंस वगैरह पढ़ो, उनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल जाएंगे। और क्वेश्चन कितने डिपेंड करते हैं, आप 3 से 4 एमसीक्यूज गलत करते हो तो गेम से आउट हो जाओगे, और अगर फ़र्ज़ करो कि आपके वही ठीक हैं तो क्या आप गेम में आ जाओगे, आपके स्कॉलरशिप विन करने के चांस बढ़ जाएंगे। इन शॉर्ट आपने बुक रीड करनी है, पंजाब की करनी है, फेडरल की करनी है, डायग्राम्स देखने हैं, डायग्राम्स के नीचे जो लाइन्स वगैरह लिखी हैं वो देखनी है, और ग्लोसरी ज़रूर रीड करनी है। और लास्ट पर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आपके लिए कि डेंड्रॉन इज़ प्रेजेंट इन, मतलब कौन से न्यूरॉन हैं, कौन से टाइप के न्यूरॉन हैं जिनमें डेंड्रॉन होता है, उनमें डेंड्राइट नहीं होते। अब मैं बात करूँगा कि आपने इंग्लिश किस तरह से करनी है। वोकैब के लिए आपने अपनी पंजाब की अगर टेक्स्ट बुक भी आप पढ़ते हो या आपने पढ़ी है तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर सिनोनिम आएंगे वो आसान आएंगे, वो पंजाब की टेक्स्ट बुक से ही आ जाएंगे। सो वोकैब के लिए आपने परेशान नहीं होना, वो आसान आएंगे, वो आपके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आती है ग्रामर की बारी। ग्रामर थोड़ी सी मुश्किल भी आएगी, थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल किस तरह से आएगा, मतलब जो रूल हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। वो आप कब कर सकोगे? जब आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी। और इंग्लिश के बारे में मुझे ये लगता है कि आप जितना भी पढ़ लो, अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी तो उतने आसानी से अच्छी नहीं होगी। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अब इंग्लिश को आप इधर जो टेस्ट है स्टेप सेट का, उसमें आप रिस्क भी ले सकते हो इंग्लिश पर। अब बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं उन पर मेन फोकस रखो, और इंग्लिश को आप जनरल सा करके जाओ, और जो रूल्स वगैरह हैं वो कर लो। और रूल्स का मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोई रूल्स पढ़ा जैसे नेदर नॉर, आप क्या करो, आप साथ ही उसका एक खुद से एमसीक्यूज बनाओ। लेकिन अब तो आपके पास टाइम नहीं है, अब आपने सिर्फ रूल्स पढ़ो। वो कैब के लिए आप जनरल सा एफएससी की जो बुक में आपके सिनोनिम वगैरह थे, आपके पास की बुक होगी, अब वो रीड कर लो। अगर नहीं भी है तो फिर भी वो कैब आपकी हो जाएगी। ग्रामर के लिए आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन वगैरह शामिल हैं। और एक इम्पोर्टेंट सबसे टॉपिक वो है प्रेपोजिशन का। अब जो अभी आपने करना है, आपने क्या आप मेन फोकस रखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, वर्ब पर, नाउन पर और प्रेपोजिशन पर। अब प्रेपोजिशन आपने किस तरह से करनी है? प्रेपोजिशन के लिए आपको एक तो बेसिक पता हो, इन, एट, इन, ऑन, इनका यूज़ किधर होगा, ये आपको टाइम के लिहाज से पता हो। उसके बाद आपको प्लेस के मुताबिक पता हो, तो ये आपका एक दो क्वेश्चन इधर से निकल जाएगा। अब दूसरी बात आती है बाकी जो फ्रेजल वर्ब वगैरह हैं, उनका कोई ऐसा रूल नहीं, वो आप याद करोगे तो ही याद होंगे। और इंग्लिश जितना भी याद करो, वो मैं पहले बता चुका हूँ, वो कम है। अब फ्रेजल वर्ब याद करो, बार बार याद करो, अभी आपने याद किया, फिर कल फिर एक बार देखो, फिर ही आपको याद होंगे। उसके बाद बात आती है कि बाकी जो है सब्जेक्ट
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एडवर्ब वर्ब वो आपने किस तरह से करने हैं। आप उनके लिए सिंपल आप एक बार रूल देखो और कोशिश करो कि रूल के साथ साथ एक MCQ छोटा सा कोई 7-8 वर्ड का एक सेंटेंस बना लो आप उस रूल के मुताबिक। अब नेक्स्ट रूल रीड करो, उसका एक सेंटेंस बना लो। अभी आपके पास एक दिन है और एक दिन बहुत है, और मैं इसके रिलेटेड अपनी एक स्टोरी भी शेयर करूँगा, और बाकी जो जो लास्ट डे के लिए आपके लिए कोई टिप्स और ट्रिक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी के आप नंबर किस तरह से ज़्यादा ले सकते हो, और नंबर आपके 4 से 5 नंबर किस तरह से फ्री के हासिल कर सकते हो। क्योंकि ये ट्रिक थी वो मैंने जब पहली बार टेस्ट किया तब मैंने यूज़ की, और तब मेरे नंबर मतलब ज़्यादा आए। वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी अभी के लिए यही था। अच्छे से करो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।